अर्ज किया है। हमारी महफिल में लोग बिन बुलाए आते हैं। हमारी महफिल में लोग बिन बुलाए आते हैं, क्योंकि महफिल में फूल नहीं दिल बिछाए जाते हैं। दोस्तों, कंटेंट की इस दुनिया में कोर्सेस तो हर कोई बेच रहा है, लेकिन हमारे चैनल पर जो भी वीडियोस आप देख रहे हैं वो एब्सोल्युटली फ्री है। आज का ये सेशन फिर एक बार सैम्पल सॉल्विंग सीरीज़ का एक और महत्वपूर्ण सेशन है, और इस सेशन के अंदर हम कुछ और इम्पॉर्टेंट डिस्टिंग्विश करने वाले हैं। पिछले कुछ वीडियोस में हमने अब तक 10 इम्पॉर्टेंट डिस्टिंग्विश कवर किए हैं पास पेपर्स और सैम्पल पेपर्स में से, आपके प्रैक्टिस के लिए। आज और 5 इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश हम करने वाले हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड की पार्ट ऑफ योर इकोनॉमिक्स पेपर। 2 मार्क का एक टोटल लिखने होते हैं, 3 टोटल देता है आपको ये 6 मार्क्स, और 6 मार्क्स के लिए आपको कितना लिखना चाहिए, कौन से टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो इन सेशंस में हम कवर कर रहे हैं। ऐसे हर टाइप के क्वेश्चंस पूरे पेपर के एक एक करके हम कवर करने वाले हैं। फिर वो अग्री डिसअग्री हो, लॉन्ग आंसर्स हो, डिस्टिंग्विश हो, या आंसर द फॉलोइंग इन डिटेल, ऐसे कई क्वेश्चंस हैं जो हमारे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। उन सभी को पास पेपर्स और प्रैक्टिस पेपर्स के माध्यम से हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए आज के सेशन को आगे बढ़ाते हैं। सैम्पल पेपर सॉल्व करना ये नीड ऑफ द आवर है, क्योंकि अगर आप अभी भी ये सोच रहे हैं कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा, वापस से फर्स्ट चैप्टर से पढ़ूंगा, तो बहुत देर हो जाएगी और आप सब कुछ कवर नहीं कर पाएंगे। एंड दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट कि अब आप पेपर सॉल्विंग करना स्टार्ट करें। आपका कितना भी पढ़ाई हुआ हो, कितने भी चैप्टर्स कवर हुए हो, कितना भी आपने अभी तक कर लिया हो, अब आप पेपर्स को सॉल्व करते हुए पढ़ो तो ऑटोमेटिकली आप बहुत कुछ कवर कर लोगे और कुछ छूटेगा भी नहीं। सो अंडरस्टैंड दैट इकोनॉमिक्स इज अ डिफरेंट सब्जेक्ट। यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत जरूरी है। यहाँ पर ओसी और एसपी की तरह कुछ आईएमपी चैप्टर्स पढ़ के काम नहीं होता है, और इसीलिए कॉन्सेप्ट क्लियर करने का सैम्पल पेपर सॉल्विंग इज अ वेरी इजी सॉल्यूशन। अगर आपको सैम्पल पेपर सॉल्व करने हैं तो ओसवाल पब्लिकेशन की हमारी बुक आपको बहुत मदद करेगी। तो अगर आपको सैम्पल पेपर सॉल्व करने हैं तो ओसवाल की सैम्पल पेपर्स की ये बुक आपके बहुत काम आएगी। दोस्तों, इस बुक के अंदर एग्जामिनेशन ओरिएंटेड सारे पेपर्स दिए हुए हैं। कुल मिलाकर के 2 पास पेपर्स और 3 प्रैक्टिस पेपर्स हर सब्जेक्ट के यहां पर आपको मिल जाएंगे। दोस्तों, इट कंटेन्स एक्टिविटी शीट्स प्रिपेयर्ड एज पर द न्यू पैटर्न। ईच सब्जेक्ट कंटेन्स 3 सैम्पल पेपर्स फॉर प्रैक्टिस विद 2 पास पेपर्स एज वेल। तो ये बहुत काम की बुक है। अगर आपको ये परचेज करनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, और वहां पर आप मेरा कोड JR10 यूज करके इस बुक को परचेज कर सकते हैं। बड़ी काम की बुक है, सॉल्यूशंस भी इसमें मौजूद हैं, और सैम्पल पेपर्स आर द नीड ऑफ द आवर जो आपकी काफी मदद कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ आज हमारे 5 डिस्टिंग्विश जो हम कवर करने वाले हैं वो है स्लाइसिंग मेथड एंड लंपिंग मेथड। इसके अलावा जॉइंट कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड एंड कॉम्पिटिटिव डिमांड, यानी जॉइंट और कॉम्प्लीमेंट्री दोनों नाम है, और कॉम्पिटिटिव डिमांड इसका डिस्टिंग्विश है। देन प्राइस इंडेक्स नंबर एंड क्वांटिटी इंडेक्स, इंटरनल डेट और एक्सटर्नल डेट एक बार कवर कर चुके हैं हम, एंड टोटल रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू, ये 5 डिस्टिंग्विश है। सबसे इंपॉर्टेंट होती है चॉइस। पहली बार जब आपके सामने बोर्ड का पेपर आता है और उसमें आपको 5 में से 3 चुनने होते हैं, तो आपका चॉइस बहुत मैटर करता है कि 5 में से कौन से 3 आप चुनेंगे। आपको चुनते वक्त हमेशा यह सोचना है कि कौन सा बेस्ट आप लिख सकते हैं, किसमें आप कम से कम 3 पॉइंट बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। पहले 5 मिनट में ही आपको ये डिसाइड कर लेना है कि मेरा 5 में से 3 कौन सा बेस्ट है, एंड वंस यू डिसाइड दैट यू शुड गो फॉर इट। यहां पर अगर आप देखें तो अक्सर जो तरीका है पेपर सेट करने वाले का वो यही होगा कि कुछ 2 डिस्टिंग्विश या 3 डिस्टिंग्विश माइक्रो वाले हिस्से में से होंगे, और कुछ डिस्टिंग्विश जो होंगे वो मैक्रो में से होंगे। तो ऐसा नहीं कभी भी होगा कि आपको पहले 5 चैप्टर्स में से ही सब मिल जाएगा। हमेशा यहाँ पे आपको पीछे के चैप्टर्स के डिस्टिंग्विश भी देखने मिलेंगे। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरनल डेट, एक्सटर्नल डेट है, प्राइस इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, ये 6 चैप्टर के बाद से है। इसके अलावा अगर आप देखें स्लाइसिंग मेथड, लंपिंग मेथड पहले चैप्टर का ही है, और जॉइंट कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड ये डिमांड एनालिसिस में से है। ओके, तो इस तरह से हमेशा मिला जुला कर ही डिस्टिंग्विश आएगा, कभी भी एक साइड से डिस्टिंग्विश नहीं आएगा। ओके, लेट अस बिगिन। दोस्तों, सबसे पहले स्लाइसिंग मेथड एंड लंपिंग मेथड।
यहाँ पे मैंने 4 पॉइंट दिए हैं, आसानी से हर स्टूडेंट 4 पॉइंट लिख सकता है इसके, कोई भी जरूरत नहीं है सेम टू सेम पॉइंट्स उठाने की, आप ओन से भी पॉइंट्स लिख सकते हो। हमेशा आपको याद रखना है फीचर्स ऑफ माइक्रो, फीचर्स ऑफ मैक्रो ही आपको काम आएगा ऐसे टाइप के डिस्टिंग्विश लिखने में। और मैंने जितने भी साल, पिछले 6-7 सालों से मैंने जितनी भी बार बोर्ड पेपर्स चेक किए हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिस पे डिस्टिंग्विश एक ना एक तो आता ही है, और उसी में से एक ये स्लाइसिंग मेथड और लंपिंग मेथड। सबसे पहले क्या लिखोगे, मीनिंग, कि स्लाइसिंग का मतलब क्या है, लंपिंग का मतलब क्या है। तो भाई व्हेन द एग्रीगेट इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स, जब किसी भी कलेक्टिव चीज को हम छोटे छोटे यूनिट्स में बांटते हैं तो उसे स्लाइसिंग कहते हैं, फॉर द पर्पस ऑफ स्टडी ऑफ ईच यूनिट इन डेप्थ। हर यूनिट को डेप्थ में पढ़ने के लिए हम उसे बंटवारा करते हैं, इट इज कॉल्ड एज स्लाइसिंग मेथड, इट इज कॉल्ड एज। पहला पॉइंट समझा। दूसरी तरफ व्हेन द इकोनॉमी इज नॉट स्प्लिट अप, जब इकोनॉमी को बांटा नहीं गया है, नॉट स्प्लिट अप इनटू स्मॉल स्लाइसेस बट इट इज स्टडीड इन बिग लंप्स एज इट इज कॉल्ड एज लंपिंग मेथड। मतलब वो जैसा हमने कलेक्ट किया एग्रीगेट वैसा ही हम उसे स्टडी करें तो उसे कहते हैं लंपिंग मेथड। मीनिंग समझा एवरीवन? स्लाइसिंग मतलब टुकड़ों में बांटना, एक एक टुकड़े को डिटेल में डेप्थ में पढ़ना, और लंप मतलब एक साथ पूरा कलेक्टिवली रीड करना, स्टडी करना। दूसरा, माइक्रो इकोनॉमिक्स यूजेस स्लाइसिंग मेथड, मैक्रो इकोनॉमिक यूजेस लंपिंग मेथड। स्लाइसिंग कौन यूज करता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। स्लाइसिंग का इस्तेमाल कहां होता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। और लंपिंग का इस्तेमाल कहां होता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स। अरे समझा क्या एवरीवन? देन इट गिव्स अ वर्म्स आई व्यू ऑफ द इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा है और इसीलिए ये छोटी छोटी बारीक चीजों पे नजर डालता है। इट गिव्स अ वर्म्स आई व्यू, यानी एकदम जूम्ड। इसके अलावा यहां पर अगर देखें तो इट गिव्स अ बर्ड्स आई व्यू, ऊपर से दिखाएगा जूम आउट करके आई व्यू ऑफ द इकोनॉमी। वर्म्स आई व्यू, बर्ड्स आई व्यू, वर्म्स आई व्यू, बर्ड्स आई व्यू, वर्म्स आई व्यू, बर्ड्स आई व्यू। It studies in depth individual units like household, firm, consumer, producer, individual wages, prices, incomes, particular commodity, etc. क्या है ये? चिराग, these are examples. PPIP, WIP, पर्टिकुलर पर्टिकुलर पर्टिकुलर, इंडिविजुअल इंडिविजुअल इंडिविजुअल। आपको कुछ 3-4 एग्जांपल यहां पर लिखने हैं। इंडिविजुअल प्राइसेस, इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई, पर्टिकुलर कमोडिटी, पर्टिकुलर हाउस होल्ड, कोई भी 3-4 पर्टिकुलर इंडिविजुअल आपको यहां पर लिखना है। इसके अलावा इधर भी एग्जांपल है। इट स्टडीज एग्रीगेट, जैसे टोटल 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 टोटल, नेशनल 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 नेशनल, यानी कंप्लीट फुल का एग्जाम्पल यहां पर आपको लिखना है। जैसे टोटल एम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल सेविंग, टोटल कंजम्पशन, एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड एक्सेट्रा। सिंपल बोलूं तो यहां पर अगर आप इंडिविजुअल डिमांड लिख रहे हो तो इधर एग्रीगेट डिमांड लिखो, यहां पे इंडिविजुअल सप्लाई लिख रहे हो तो यहां पे एग्रीगेट सप्लाई लिखो, यहां पे इंडिविजुअल इनकम लिख रहे हो तो यहां नेशनल इनकम लिखो। इस तरह से आप याद कर सकते हो कोई भी 3-4 एग्जाम्पल और आपका चौथा पॉइंट भी हो जाएगा। सबसे इजी, और अगर मैं स्टूडेंट हूं मेरे सामने ये 5 डिस्टिंग्विश आते हैं तो मैं ये कंफर्म लिखूंगा ही लिखूंगा। स्लाइसिंग मेथड विल बी योर फर्स्ट चॉइस, शुड बी योर फर्स्ट चॉइस, और पहले चैप्टर का कोई ना कोई डिस्टिंग्विश तो आएगा ही, इसलिए आपके टेक्स्ट बुक में पीछे साइड पे पहले चैप्टर के कोई भी डिस्टिंग्विश है तो वो करो ही करो। अंडरस्टूड? क्योंकि बहुत ईजी है, उसके अंदर ज्यादातर में पॉइंट्स आपको ऐसे वाले ही मिलेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, एक एक वर्ड से आप आराम से पॉइंट बना के मार्क्स हासिल कर सकते हो। पहला डिस्टिंग्विश समझ रहा है आज का एवरीबॉडी? इजी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला डिस्टिंग्विश है जॉइंट और कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड एंड कॉम्पिटिटिव डिमांड। ये डिमांड के अलग अलग प्रकार हैं, टाइप्स हैं, और उसके ऊपर अपने को यहां पर डिस्टिंग्विश दिया गया है। दोस्तों वंस अगेन मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट्स लिखे हैं, उसमें एक तो एग्जाम्पल है, बहुत ही इजी है, टाइप्स है। अगर आपको टाइप्स ऑफ डिमांड का आंसर आता है तो ये लिखना आसान है। क्या बोलता है भाई? पहले मीनिंग, व्हेन 2 और मोर गुड्स, नाम में है ना कॉम्प्लीमेंट्री बोलो जॉइंट, जब 2 और 2 से ज्यादा गुड्स एक साथ मंगाए जाते हैं, डिमांडेड जॉइंटली टू सैटिस्फाई वन वांट, टू सैटिस्फाई वन वांट या सिंगल वांट, इट इज नोन एज जॉइंट और कॉम्प्लीमेंट्री। 2 या 2 से ज्यादा गुड्स एक चीज के लिए जब मंगाए जाएं तो उसे कहते हैं जॉइंट और कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। दूसरी तरफ कॉम्पिटिटिव डिमांड रेफर्स टू डिमांड फॉर दोज गुड्स व्हिच आर सब्स्टिट्यूट्स ऑफ ईच अदर।
सब्स्टिट्यूट्स का डिमांड होता है कॉम्पिटिटिव डिमांड, सब्स्टिट्यूट का डिमांड होता है, सब्स्टिट्यूट का डिमांड होता है, दो से ज्यादा गुड्स एक वांट के लिए होता है जॉइंट डिमांड। याद रहेगा? दोनों का फर्क समझ रहा है, मीनिंग समझ रहा है? आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल, कार एंड पेट्रोल एक साथ साथ साथ, एक साथ साथ साथ, एक साथ साथ साथ। कार एंड पेट्रोल, पेन एंड रिफिल, मोबाइल चार्जर एक साथ साथ साथ, एक साथ साथ साथ। Then, if a price of one product rises, the demand for complementary product will fall. मतलब किसी एक का प्राइस बढ़ा तो दूसरे के डिमांड पे भी असर होता है। दूसरी तरफ अगर देखें तो यहाँ पे टी और कॉफी सब्स्टिट्यूट्स हैं, शुगर एंड जैगरी सब्स्टिट्यूट्स हैं, पेप्सी कोक एक दूसरे के राइवल्स हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे ये कुछ एग्जांपल हो गए और आखिर में एक का प्राइस, इफ द प्राइस ऑफ वन प्रोडक्ट राइजेस द डिमांड फॉर इट सब्स्टिट्यूट विल राइज। एक ने भाव बढ़ाया तो दूसरे का डिमांड जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि वो तो उसका सब्स्टिट्यूट ही है। ये वाला समझा क्या? अगर मैं स्टूडेंट हूं, मेरे सामने ये है तो मैं ये वाला भी लिखूंगा। दोनों इजी है, स्लाइसिंग मेथड, लंपिंग मेथड, और यहाँ पर जॉइंट और कॉम्पिटिटिव दोनों ही इजी है। पहले दो तो हो गए, अपने को तीन ही लिखने होते हैं बोर्ड एग्जाम में। यहाँ पर अब अपने पास चॉइस है कि बाकी तीन में से कौन सा एक लिखना है। ओके, प्राइस इंडेक्स नंबर एंड क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। दोस्तों, प्राइस इंडेक्स मेजर्स द जनरल चेंजेस इन प्राइजेस। नाम में ही इसका काम छुपा हुआ है, नाम में ही इसका काम छुपा हुआ है, नाम में ही इसका। प्राइस इंडेक्स नंबर क्या करता है? मेजर करता है चेंजेस इन प्राइस, मेजर करता है चेंजेस इन प्राइस। अरे मेजर करता है, इट कंपेयर्स द लेवल ऑफ प्राइसेस बिटवीन टू डिफरेंट टाइम पीरियड्स। यानी 2014 के प्राइस को 2022 के प्राइस से कंपेयर किया, कितना चेंजेस आया वो प्राइस इंडेक्स नंबर बताएगा। सिमिलरली प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला लिख दिया, 3 पॉइंट हो गए। समीशन P1 अपॉन समीशन P0 इंटू 100। दूसरी तरफ अगर देखें हम, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, नाम में ही इसका काम छुपा हुआ है। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर मेजर्स द चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट और फिजिकल वॉल्यूम। क्वांटिटी मतलब आउटपुट, क्वांटिटी मतलब प्रोडक्शन, क्वांटिटी मतलब वॉल्यूम, कितना। प्राइस में तो भाव था, क्वांटिटी में क्या है? वॉल्यूम है। क्वांटिटी में क्या है? वॉल्यूम है। और इसीलिए फिजिकल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी यहां पर मेंशन करना है। दूसरे पॉइंट में क्या करता है? तो कंपेयर करता है लेवल ऑफ आउटपुट बिटवीन टू डिफरेंट टाइम पीरियड्स। और आखिर में फॉर्मूला है समीशन Q1 अपॉन समीशन Q0 इंटू 100। याद रहेगा एवरीवन? नेक्स्ट, अगला डिस्टिंग्विश अगर हम देखें तो वो है इंटरनल डेट, एक्सटर्नल डेट। बहुत फेमस है ये भी और इजी भी है। दोस्तों, इंटरनल डेट यानी हमारे देश के अंदर लिया हुआ कर्जा, हमारे देश की संस्थाओं से लिया हुआ कर्जा, आरबीआई से, कमर्शियल बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो देश के अंदर है उनसे, इट इज कॉल्ड एज इंटरनल डेट। और एक्सटर्नल डेट बोले तो क्या? बाहर से लिया हुआ कर्जा, फॉरेन इंस्टीट्यूशन से, फॉरेन गवर्नमेंट से, समझ में आ रहा है? वर्ल्ड बैंक से, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड से, तो ये सब है हमारा एक्सटर्नल डेट। एक बार मीनिंग देखते हैं। व्हेन द गवर्नमेंट बोरोज फ्रॉम इट्स सिटीजंस, बैंक्स, सेंट्रल बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बिजनेस हाउसेस एक्सेट्रा विद इन द कंट्री। क्या बोलता है? विद इन द कंट्री। क्या बोलता है भाई? विद इन द कंट्री। इट इज नोन एज इंटरनल डेट। इट इज नोन एज इंटरनल डेट बोले तो विद इन द कंट्री, इंटरनल डेट बोले तो। और यहां पर व्हेन द गवर्नमेंट बोरोज फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट, बोरोज फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट, बोरोज फ्रॉम या फॉरेन बैंक्स, इंस्टीट्यूशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इट इज नोन एज एक्सटर्नल डेट। अंदर से लोन लिया इंटरनल डेट, बाहर से लोन लिया एक्सटर्नल डेट, अंदर से लोन लिया इंटरनल डेट, अरे बाहर से लोन लिया। आगे बढ़ते हैं। वॉलेंटरी है, कंपलसरी है, पहला प्रेफरेंस तो घर का ही है और इसीलिए वॉलेंटरी एंड कंपलसरी। यहाँ पे ये बाहर का है, आपके ऊपर है, आपको लेना है तो आप लोगे वरना नहीं लोगे। इट इज वॉलेंटरी इन नेचर यानी कंपलसरी नहीं। लास्टली, इट इन्वॉल्व्स यूज ऑफ विच करेंसी? इंटरनल में तो अपना ही करेंसी यूज होगा ना, तो यहां पर करेंसी अपना ही यूज होता है। लेस कॉम्प्लेक्स है क्योंकि रूल्स और रेगुलेशन भी अपने ही हैं, अपने ही कंट्री का सारा कानून यहां पर लागू होता है, टैक्स वगैरह का। दूसरी तरफ इट इन्वॉल्व्स यूज ऑफ फॉरेन करेंसी। एक्सटर्नल है तो बाहर का करेंसी यूज होगा, डॉलर्स होंगे, यूरोज होंगे,
बराबर कि नहीं। और यहाँ पे ये मोर कॉम्प्लेक्स है क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन, जीएसटी, टैक्सेस, ये सब भी अपना नहीं होगा, दूसरों का भी हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो ये मोर कॉम्प्लेक्स है और ये लेस कॉम्प्लेक्स है। इंटरनल और एक्सटर्नल डेट समझा क्या एवरीवन? आखिरी डिस्टिंग्विश यहां पर जो इस पेपर में है वो है टोटल रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू एंड भाइयों और बहनों, ये सप्लाई वाले चैप्टर में भी आपको देखने मिलता है। टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू सप्लाई वाला चैप्टर है और उसी का ये छोटा सा डिस्टिंग्विश है। दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखें, मैंने 2 ही पॉइंट दिए हैं। आप टेक्स्ट बुक में अगर देखेंगे तो आपको कुछ एग्जाम्पल भी मिल जाएगा जो तीसरे पॉइंट में आप लिख पाएंगे। दोस्तों जैसे कि टोटल रेवेन्यू इज द टोटल सेल्स प्रोसीड्स ऑफ अ फर्म बाय सेलिंग अ कमोडिटी एट गिवन प्राइस। कमोडिटी को एक भाव पे बेचने से टोटल कितना पैसा मिला उसको बोलते हैं टोटल रेवेन्यू। फॉर एग्जाम्पल आपका चिप्स के पैकेट का दुकान है, आपने 50 थे आपके पास चिप्स के पैकेट बेच दिए, वो 50 बेच के आपको कितना पैसा मिला, दैट विल बी योर टोटल रेवेन्यू। समझे? दूसरी तरफ मार्जिनल, मार्जिनल याद आ रहा है? एक्स्ट्रा पे एक्स्ट्रा, एडिशनल पे एडिशनल, एक्स्ट्रा पे एक्स्ट्रा, एडिशनल पे एडिशनल। मार्जिनल का मतलब ही है वन एक्स्ट्रा। द लास्ट यूनिट इज कॉल्ड एज मार्जिनल यूनिट। तो मार्जिनल रेवेन्यू भी वही है। मार्जिनल रेवेन्यू इज द नेट एडिशन मेड टू टोटल रेवेन्यू बाय सेलिंग एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ कमोडिटी। मतलब आपने 49 बेच दिया था चिप्स का पैकेट और आपको 5,000 रुपए मिल गए थे। 49 बेच दिया था, 5,000 रुपए मिल गए, बाद में आपने 50वां बेचा, अब आपके पास 5,100 रुपए। तो लास्ट वाले का कितना? 100 रुपया, क्योंकि वो एडिशन कितने का हुआ? 100 रुपए का ही हुआ ना। कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं क्या? तो वो जो लास्ट वाला है वो है अपना मार्जिनल रेवेन्यू और उसी के फॉर्मूलाज हैं। ये फॉर्मूला बहुत काम के, फिलअप्स और ऑब्जेक्टिव्स में भी आते हैं। टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला है P इंटू क्यू, प्राइस इंटू क्वांटिटी। और यहां पर फॉर्मूला क्या है मार्जिनल रेवेन्यू का? देखो जरा बुक में फटाफट से। मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू TRM माइनस N माइनस TR छी 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 मर जा, बुक दे दे इधर। छी 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 बोल कैसे रही थी देखना ये। चुप है। TRN माइनस TRN माइनस 1, ये कहाँ बोला इसने? ये वाला तो बोल ही नहीं, इधर ही -1 बोल। ठीक है दोस्तों, वीडियो चल रहा है, बहस मत कीजिए। रीटेक। तो टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला है TR इज इक्वल टू P इंटू क्यू, यानी प्राइस इंटू क्वांटिटी। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला है मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू TRN माइनस TRN माइनस 1। आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये क्या है? तो ये बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। जो हमारा टोटल रेवेन्यू होता है 49 यूनिट्स बेच करके, वो टोटल रेवेन्यू में जब एडिशन होता है आखिरी यूनिट बेच करके, उस आखिरी यूनिट का रेवेन्यू होता है हमारा मार्जिनल रेवेन्यू। और वही यहाँ पर आपको टेक्स्ट बुक पे पेज नंबर 44 पे मिल जाएगा। ये हमारे सप्लाई एनालिसिस चैप्टर का डिस्टिंग्विश है, जरूर इसको भी देखिएगा। अब बात करें अगर हम दोस्तों इन सभी डिस्टिंग्विश की, ये 5 में से सर कौन सा लिखने का, ये सवाल जब आपके दिमाग में आता है तो माई सिंपल चॉइस फॉर यू पीपल इज, सबसे पहले तो पहले 2 कंफर्म सबको लिखने ही है, स्लाइसिंग मेथड, लंपिंग मेथड, जॉइंट डिमांड और कॉम्पिटिटिव डिमांड। इसके अलावा मेरा पर्सनल चॉइस है इंटरनल डेट और एक्सटर्नल डेट। ये 3 आप लिख सकते हो, ये 5 अगर चॉइसेस आया तो। अगर आपको लगता है कि नहीं सर हमको तो कोई दूसरा कॉम्बिनेशन जम रहा है तो भी वेल एंड गुड, इट इज ऑल अप टू योर कॉन्फिडेंस कि आप किसमें 3 से 4 पॉइंट अच्छे से लिख सकते हो। 3 से 4 पॉइंट से ज्यादा कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये 5 डिस्टिंग्विश भी आप लिख करके जरूर प्रैक्टिस करेंगे। हम ऐसे ही सैंपल पेपर्स में से गिन गिन चुन चुन कर बराबर से क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं।
मैं उम्मीद करता हूं कि आप जरूर इसको फॉलो करेंगे, वरना आगे का पार्ट और पीछे का सपाट हो जाएगा। आपको रेगुलरली पढ़ते रहना है, मेहनत करते रहना है। मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।